हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो लेट्स बिगिन। हेलो, वेलकम बैक। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हम जानते हैं कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके लिए बोर्ड ने 10 मार्क्स अलॉट किया है, लेकिन अकेले इसी चैप्टर के लिए मार्क्स लगभग 6 है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर में ये देख रखा था कि किसी भी इकोनॉमी में 4 फंक्शनल सेक्टर होते हैं: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मिनिमम किसी भी इकोनॉमी को एग्जिस्ट करने के लिए 2 सेक्टर चाहिए, एक हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर सेक्टर। जब भी हम इस हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखते हैं, इनके सर्कुलर फ्लो को एनालिसिस करते हैं, तो हमको यह पता चलता है किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस होते हैं। पहला प्रोडक्शन, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, दूसरे को कहते हैं इनकम जनरेशन, और तीसरे को कहते हैं हम एक्सपेंडिचर। और इन्हीं तीनों के बेस पर हमारे नेशनल इनकम मेजरमेंट के 3 मेथड बने हुए हैं। पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा आपका इनकम मेथड, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आज के दिन हम वैल्यू एडेड मेथड पर डिस्कशन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, ताकि हम उसको बेहतर ढंग से समझ सकें। वैल्यू एडेड मेथड, जिसका नाम प्रोडक्ट मेथड भी है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी है, और इसके कई नाम हैं जो दिए हैं। वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड की जानकारी हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय, जब हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उससे पता चलती है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज एडेड। यानी प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे किसी कमोडिटी के वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन। तो जहां माइक्रो में हम किसी एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट की प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं, सबके वैल्यू एडिशन को जोड़ के उससे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। अब हम एक इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन का एग्जांपल लेके उसे समझते हैं। अब आपके सामने एक स्लाइड है, जो स्लाइड में हमने ये सपोज किया हुआ है कि एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का नाम है इंडिया है, यानी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में केवल 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इस प्रोड्यूसर सेक्टर में हमारे 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं। पहला है फार्मर, दूसरा है फ्लोर मिलर, और तीसरा है ब्रेड बेकर। और हमारे इस हाउस होल्ड में कस्टमर दिया हुआ है, यानी कि कंज्यूमर दिया हुआ है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हाउस होल्ड वो सेक्टर होता है जिसमें
सारे के सारे फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के ओनर आते हैं और कंज्यूमर आते हैं, जबकि प्रोड्यूसर सेक्टर में सारी के सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट आती है। तो देखिए, एक फार्मर है जिसने 20 के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस किया है। ये आउटपुट वो 20 रुपए में फ्लोर मिलर को बेचता है। उस फ्लोर मिलर ने 20 रुपए के व्हीट को 30 रुपए के फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया है और वो 30 रुपए का ब्रेड बेकर को सेल करता है। ब्रेड बेकर ने उस 30 रुपए के फ्लोर को 40 रुपए के ब्रेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और उस ब्रेड को वो कस्टमर्स को यानी कंज्यूमर को 40 रुपए का सेल कर रहा है। अगर इस केस में हम ये जानना चाहेंगे कि कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है अलग अलग प्रोड्यूसिंग यूनिट द्वारा, कहने का मतलब है फार्मर कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, फ्लोर मिलर कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, ब्रेड बेकर कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो इसके लिए हमें सबके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा। फार्मर का केस लेते हैं। फार्मर में हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, यानी कि वो कोई भी रॉ मटेरियल बिना यूज किए ही 20 के बराबर आउटपुट को जनरेट कर रहा है। तो उसका वैल्यू एडिशन हुआ 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20। फ्लोर मिलर का वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 30, लेकिन 20 के बराबर उसने व्हीट फार्मर से परचेज किया है, ये उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यानी 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, यानी कि फ्लोर मिलर ने जो वैल्यू एडिशन किया है वो 10 के बराबर है। ब्रेड बेकर के प्रोडक्ट की वैल्यू 40 है। अगर उसमें से फ्लोर की वैल्यू यानी उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं जो कि 30 के बराबर है, तो बेकर का जो वैल्यू एडिशन है वो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 हुआ। तो अगर हम टोटल वैल्यू एडिशन देखें जो पूरे के पूरे प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फार्मर, मिलर और बेकर ने किया है, वो है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू ₹40। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ब्रेड को बनाने में उसकी भी वैल्यू 40 है और ब्रेड की जो फाइनल गुड है उसकी भी वैल्यू क्या है, 40 है। इसलिए इस वैल्यू एडिशन मेथड में अगर हमको वैल्यू एडिशन निकालना हो, अगर हमको ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना हो, तो हम दो तरह से निकालते हैं। या तो जितने प्रोड्यूसिंग यूनिट है उनके वैल्यू एडिशन को टोटल कर लेंगे, या फिर फाइनल आउटपुट की वैल्यू को अगर हम कंसीडर करते हैं तब भी दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट। हम वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड आइटम। अगर हमारा कोई भी चेंज इन स्टॉक नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। लेकिन अगर कुछ अनसोल्ड आइटम है, चेंज इन स्टॉक है, तो हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस में चेंज इन स्टॉक को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यानी अनसोल्ड आइटम। अगर पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल हो गया है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कुछ अनसोल्ड आइटम है, कुछ प्रोडक्ट जो इस साल बने हैं
जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं नहीं बिके हैं, तो उस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स दिया हुआ है तो हमें उसमें डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट की कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेल्स नहीं दिया हुआ है तो हमको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को आपस में एडिशन करके तब सेल्स को कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज की बात करते हैं। अगर ये दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज की वैल्यू इतनी है तो हमें कुछ भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज नहीं दिया हुआ है तो हमें उसमें डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट को जोड़ के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, लोग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमेशा चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से कैलकुलेट करना होता है। अगर चेंज इन स्टॉक हमारा 0 से ज्यादा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस साल जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था वो सारा का सारा आउटपुट नहीं बिका है। यानी कि साल के स्टार्टिंग में भले हमारे पास 0 आउटपुट हो, लेकिन साल के लास्ट में हमारे पास कुछ न कुछ आउटपुट बचेगा। तो उस केस में जब भी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमारा चेंज इन स्टॉक लेस देन 0 है, कहने का मतलब यह है, इससे हमें यह पता चलता है कि इस साल जितने गुड्स का प्रोडक्शन, जितने आउटपुट का प्रोडक्शन हुआ था वो सारा का सारा आइटम बिक गया है, सारी की सारी गुड्स बिक गई हैं, प्लस पिछले साल का जो चेंज इन स्टॉक बचा हुआ था, जो पिछले साल का कुछ अनसोल्ड आइटम बचा हुआ था वो भी बिक गया है। ऐसे केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा चेंज इन स्टॉक 0 है तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स होगा, क्योंकि हमारा चेंज इन स्टॉक क्या है, 0 है। अब इसी चीज को एक दूसरे स्लाइड से देख सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है व्हेन चेंज इन स्टॉक इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे दिया हुआ है कुछ बोरियां दी हुई हैं। इन बोरियों की वैल्यू 100 केजी है। ये आपको पूरे दिखाई दे रही है 5 बोरियां 100 केजी शो कर रही हैं। इसमें से 80 केजी यानी कि 4 बोरियां तो बिक जा रही हैं, लेकिन एक बोरी प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है। तो अगर हमको इस ईयर में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा तो 80 केजी यानी 4 बोरियां जो बिक गई हैं प्लस एक बोरी जो नहीं बिकी है यानी 20 केजी, दोनों को मिला के तब हम करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अगर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन 0 है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा करंट ईयर में बोरियां जो है 5 है यानी 100 केजी है, लेकिन हमने सेल कर दिया है 100 केजी से ज्यादा, तो यानी हमने 6 बोरियां जो है सेल कर दी हैं। तो 6 बोरियां सेल कर दी हैं, 120 केजी कर दिया है, तो वो जो 20 केजी एक्स्ट्रा वो कहां से आया है? ये दरअसल पिछले साल में बच गया था, उसको भी हमने इस साल सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। तो ऐसे केस में अगर हम करंट आउटपुट निकालना चाहें, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना चाहें, तो सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक करते हैं। यहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी 100 केजी इज इक्वल टू 120 केजी माइनस 20 केजी। ये जो माइनस 20 केजी कर रहे हैं ये दरअसल पिछले साल का बचा हुआ अनसोल्ड आइटम। इसी तरह से देख लीजिए, अगर चेंज इन स्टॉक हमारा 0 है तो इसका कहने का मतलब यह है कि करंट अगर हमारा 100 केजी का है तो हम 100 केजी हमने जो है सेल कर दिया है और हमारा जो है स्टॉक क्या है, 0 है। यानी हमारा करंट आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। अगर हम ये मान के चले कि हमारे इकोनॉमी में केवल एक
प्रोड्यूसिंग फर्म है या एक केवल फार्मर है, तो उस फार्मर का वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर में 2 फर्म है, तो एक का वैल्यू एडिशन प्लस दूसरे का वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हमने ये मान लिया है कि हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर में 3 पार्ट हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो हम अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू एडिशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर जब करेंगे तब हम उसको कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कंज्यूमर जो भी वैल्यू पेड कर रहा है, दरअसल उसमें डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होता है। किसी भी इकोनॉमी के लिए जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं उन सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का समेशन इज इक्वल टू होता है जीडीपी। कहने का मतलब है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एमपी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे देखें तो वो इज इक्वल टू हमेशा होता है एनडीपीएफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमको एनवीएफसी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है एनडीपीएफसी या एनवीएफसी में नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एनडीपीएफसी कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपीएफसी में, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। एनएफआईए जिसको नफिया हम कह रहे हैं, ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहने का मतलब है कि जो है डोमेस्टिक इनकम में हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दे रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। इसको हमने पहले के वीडियो में देख रखा है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में वैल्यू एडेड मेथड का हम यूज करते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि प्रोड्यूसिंग यूनिट को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हम इस प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का आपस में अलग अलग वैल्यू एडिशन निकालते हैं। फिर तीनों के वैल्यू एडिशन को हम टोटल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारा बनता है समेशन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो हमारा इक्वल टू होता है जीडीपी एमपी। नेक्स्ट काम जो हम करते हैं, इस जीडीपी एमपी में से या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं डेप्रिसिएशन और साथ साथ में एनआईटी। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीडीपी एमपी, जीवीए एमपी ये कन्वर्ट होके बन जाता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी। अब जो नेक्स्ट काम है, हम इस एनडीपीएफसी में नफिया यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट हो जाता है एनडीपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम में। तो आज का वीडियो हमें फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।